नमस्कार। पर्सनालिटी वाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो विंध्य क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत से ही कथावाचक के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। साथ ही साथ वो समाज सेवा में भी अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ ही समय में कई ख्यातियों से विभूषित ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिनका परिचय तो खुद अपने आप में एक परिचय है, लेकिन हम उनका परिचय आपको दे देते हैं। वो हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव मुहूर्त देव जी महाराज। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कथावाचक होने के साथ साथ वो समाज के लिए भी जो कर रहे हैं उसके लिए उनका क्या उद्देश्य है। तो बहुत धन्यवाद आपका बिहान संवाद से जुड़ने के लिए। हमारा एक कार्यक्रम है पर्सनालिटी वाला, तो इसमें हम बात करते हैं समाज के कई मुद्दों को लेकर। तो बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बिहान संवाद के समस्त कार्यकर्ताओं को और आपको भी रविशंकर भैया, जो कि आपने इस सुंदर पहल को लेकर के हमसे चर्चा की और इस बात को रखा। देखिए, आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न है जो आपने रखा कि समाज को लेकर के और धर्म को लेकर के जो आपके कार्य हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कथावक्ता का जो जीवन होता है वो कथावक्ता का जीवन सिर्फ कथा करना, भोजन करना और सोना नहीं होता है। एक कथावक्ता का जीवन समाज के लिए बना होता है और समाज के लिए ही होता है। और अगर कथावक्ता समाज के हित में अगर कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ उसने अपने जीवन को कथा तक सीमित कर रखा है, तो वो कोई कथावक्ता नहीं है। व्यास का कर्तव्य है समाज के हित को लेकर के, समाज के हित के मुद्दों को लेकर के लड़ना, समाज के हित को लेकर के, समाज के विकास को लेकर के, समाज की जो बातें हैं उन बातों को जिम्मेदार व्यक्तियों तक रखना। रही बात, आज समाज की बड़ी स्थितियां ऐसी हैं जिनको देख करके आपको भी कहीं ना कहीं अंतःकरण में ये भाव आता है कि इसका ये सहयोग होना चाहिए, इसका इस तरह से कार्य होना चाहिए। दूसरी बात, समाज के साथ साथ विकास, क्योंकि क्षेत्र का तभी और समाज का तभी कल्याण होगा जब क्षेत्र का विकास होगा। तो मैं मुख्यतः कहना ये चाहूँगा कि एक कथाव्यास का जो जीवन होता है वो समाज कल्याण के निमित्त होता है, कथा बस करके खाना और सोने का नहीं होता है। सबसे पहला मैं यह बात रखूँगा कि समाज कल्याण के निमित्त एक कथाव्यास को नित्य प्रति और निरंतर अग्रसर होना चाहिए और बने रहना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल समाज में हम देखते हैं कि कई ऐसे कथावाचक हैं जो आपने कह भी दिया खैर कि कथावाचक का काम खाकर और सोना नहीं होता, लेकिन आप जब ये समाज में आते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो ऐसी भ्रांतियां भी कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ राजनेता ही आपसे जो है ईर्ष्या करने लग सकते हैं कि ये हमारा वाला काम कैसे कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनेता आजकल समाज सेवा से दूर हो गए हैं तो कथावाचक इसमें बीच में आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समाज का कार्य करना ये किसी जनप्रतिनिधि के ही जिम्मा में नहीं है। समाज का कार्य कोई भी कर सकता है। समाज की अगर स्थितियाँ सही नहीं है तो उन स्थितियों को लेकर के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचा भी सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। देखिए, आज रही बात जनप्रतिनिधियों की, देखा जाए तो जनप्रतिनिधि तब तक बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी चीज़ें रखते हैं जब तक वह किसी न किसी दायित्व और पद को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। दायित्व और पद मिल जाने के बाद व्यक्ति अपने कार्यों को भूल जाता है और समाज उन्हीं स्थितियों में रह जाता है जिन स्थितियों में रहना चाहिए। आज क्षेत्रों की स्थितियां देखिए, आज क्षेत्र की स्थितियों के साथ साथ लोगों की स्थितियां देखिए, ज्यों की त्यों हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि समाज का कार्य किसी जनप्रतिनिधि तक सीमित नहीं है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और एक कथाव्यास का तो परम कर्तव्य होता है कि समाज के लिए लड़े और समाज के लिए आगे बढ़े। वो तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में आप राजनीति भी करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजनीति से मुझे दूर दूर तक मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीति करके ही समाज की सेवा नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर समाज की स्थितियां यही बनी रही, जिस तरह से वर्तमान की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह से आज समाज के लोगों की स्थितियां हैं, तो अगर समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए और समाज के विकास के लिए, क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए अगर मुझे राजनीति भी करनी पड़ी तो मैं करूंगा।
तब मैं करूंगा जब ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दूर दूर तक मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, ना ही मुझे राजनीति करना है। नहीं, मेरा एक अगला सवाल भी इसी जी। परिप्रेक्ष्य में है कि जो आज की राजनीति है वो धर्म आधारित हो गई है, या ऐसा कहें कि धर्म का सहारा लेकर राजनीति की जा रही है। पॉलिटिकल बिल हो सकता है कि लोगों को इस तरीके से जोड़ा जा सकता है। आपका क्या मानना है इस विषय? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजनीति शोभायमान तब होती है जब धर्म के साथ राजनीति हो। राजनीति, धर्म में राजनीति ना हो, मेरा जो व्यक्तिगत कहना है, मानना है, धर्म में राजनीति नहीं की जाती, ना धर्म में राजनीति करनी चाहिए, ठीक है ना। राजनीति में धर्म जायज है, राजनीति राजनीति है, धर्म है तो राजनीति है, और धर्म नहीं तो राजनीति नहीं। क्योंकि ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर सबसे श्रेष्ठ गद्दी या दायित्व और पद है अगर कुछ, तो व्यास गद्दी है। व्यास गद्दी के बाद ही राजगद्दी होती है। राजगद्दी का मतलब एक राजा का मार्गदर्शन एक व्यास गद्दी ही कर सकती है, एक मंत्री ही कर सकता है, जैसे पूर्व की परंपरा थी। तो धर्म जो है राजनीति का मार्गदर्शन कर सकता है, पर राजनीति धर्म का मार्गदर्शन नहीं कर सकती है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो भ्रांतियां फैली हैं कि धर्म के साथ राजनीति हो रही, राजनीति में धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर धर्म मार्गदर्शन कर रहा राजनीति का, तो ऐसी राजनीति करनी चाहिए। मैं स्पष्ट इस बात को कर देना चाहता तो इस देश में तो बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ हिंदू, जैन, सिख, पारसी, मुस्लिम। ऐसा देखा गया है कि एक आजकल की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है या उसका सहारा लिया जा रहा है, और दूसरे धर्मों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है ना, ना ही ऐसी कोई बात है। रह गई बात तो पूर्व के जो ऐसी स्थितियां बनी थी, मुगल शासक जब हमारे देश में मुगल आक्रांता आए थे और उन्होंने हमारे सनातन संस्कृति के कई ऐसे अस्तित्वों को, जिनको उन्होंने नष्ट कर दिया था, आज जो एक पहल और प्रयास जारी है, हमारा अस्तित्व और हमारा सम्मान जो है, उस अस्तित्व और सम्मान को हम पुनः प्राप्त कर रहे हैं। ना कि हम किसी के धर्म पर कोई कुठाराघात नहीं कर रहे हो, चाहे कोई भी धर्म हो। हमारे जिन अस्तित्वों को नष्ट किया गया था, क्योंकि देखिए, जब भी कभी कोई विदेशी शासक किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण करता है, तो वो पहले उसके यहाँ आक्रमण करने पर वहाँ की सनातन संस्कृति, जैसे हमारे यहाँ की संस्कृति पर कुठाराघात किया गया। सर्वप्रथम गौ पर, ब्राह्मण पर, मंदिरों पर, क्योंकि जब धर्म पर कुठाराघात किया जाएगा तभी जाकर के कोई भी समाज या किसी भी राष्ट्र को कमजोर किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम जब मुगलों ने हमारे यहाँ, मुगल आक्रांता आए और यहाँ सर्वप्रथम उन्होंने धर्म पर कुठाराघात किया, हमारे अस्तित्वों को खत्म किया। ऐसा कहा जा सकता है कि गायों को प्रताड़ित किया, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया, धर्म को पूरी तरह से नष्ट करना चाहा, क्षय करना चाहा, जाति प्रथा में बांट दिया। आज हिंदू हम सब एक थे, लेकिन कई प्रकार, कई भागों में हम सब बट गए। तो मेरा ये मानना है, देखिए, कि अगर हमारा अस्तित्व और हमारा सम्मान पुनः हमें मिल रहा है, तो इसमें कोई इसको राजनीति नहीं कह सकते। हम राजनीति नहीं मानते कि राजनीति है। और दूसरी बात, हम एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसा कहीं भी दूर दूर तक नहीं है कि किसी भी धर्म को हम छोटापन दिखा रहे हैं, कि हम किसी का अपमान कर रहे हैं, कि किया जा रहा है, मेरा जो मानना है। बहुत ही कम समय में आप विंध्य क्षेत्र से आते हैं, ऐसा आप कहने में आने लगा है। 3-4 सालों में ही आप विंध्य के गौरव बनते जा रहे हैं, लोगों के बीच आप प्यार पा रहे हैं। आपके कौन कौन से काम ऐसे हैं जो समाज में जिसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, लोग स्वीकार कर रहे हैं, अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि ये विंध्यवासियों का और साथ साथ संपूर्ण भारतवासियों का ये स्नेह है कि वो अपना प्यार मुझे दे रहे हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य हरदम जो होता है वो समाज कल्याण का है। किस तरह से समाज का कल्याण होगा, किस तरह से समाज का उत्थान होगा। जैसे कई ऐसे कार्य हैं जिसको हमने नहीं, वाकई में समाज ने किया, लोगों ने किया। लोगों को लगता है कि नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं दूर दूर तक नहीं कर रहा हूं। मुझ में क्या सामर्थ्य जो मैं करूंगा, पर वाकई में क्षेत्र की जनता ने जो कर दिखाया है, कई ऐसे कार्य किया जो ऐतिहासिक है। मर जाने के बाद भी वो ऐतिहासिक के रूप में देखा जाएगा, याद किया जाएगा क्षेत्र की जनता को। तो देखिए, मेरा जो मानना है, जैसे कई ऐसे प्रमाण हैं। एक अपना सरस्वती विद्यालय जो कि राजनीति का शिकार था, 12 वर्ष पड़ा हुआ था, उसको क्षेत्रीय जनता ने मिल करके और कार्य संपन्न किया। एक बड़ा 300 वर्ष पुराना राम मंदिर था सोनबरसा, जिसको क्षेत्र की जनता ने मिल करके, लड़ाई करके
और अपना अधिकार और अपना सम्मान प्राप्त किया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि क्षेत्र के ऐसे कई कार्य हैं जिसको जनता ने किया है। कुछ कार्य अभी बाकी हैं, वो कार्य अभी बाकी हैं जिसके लिए मैंने पूर्व में आवाज़ उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष जी से, सबसे मैं मिला था। क्योंकि बार बार मड़वास के विकास की जब बात आती है तो मड़वास के साथ सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सौतेला व्यवहार होता आ रहा है और हो रहा है। और जब जब मड़वास के विकास की बात आती है तो मीठी गोली होती है ना, वो खिला करके और जो है तो जो जनप्रतिनिधि हैं अपना पलड़ा झाड़ के चले जाते हैं। लेकिन इस बार अब नहीं चलेगा। मड़वास के विकास को लेकर के देखिए, मड़वास की जनता ने यह ठान लिया है कि हमारा विकास ही हमारा अधिकार है। क्योंकि हमने उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमने आवाज़ उठाया था, तो हमने एक नारा भी रखा था कि मड़वास क्षेत्र का विकास ही मेरा प्रथम संकल्प और उद्देश्य है। तो मड़वास के विकास की बात करें तो मड़वास के विकास में मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तब से लगभग आज मड़वास एक ऐसी तहसील थी जिसको टप्पा तहसील बोला जाता था। सीधी में कोई भी तहसील ऐसी नहीं थी। एक रामपुर नेकिन थी संभवतः, जो मुझे जानकारी है, और एक मड़वास था। लेकिन आज मड़वास के ज्यों का त्यों जैसा था वैसा ही रह गया मड़वास। और आज मड़वास के सीधी जिला के अंतर्गत कई ऐसी तहसीलें बन गई। मड़वास को तहसील का दर्जा नहीं मिला, मड़वास को थाने का दर्जा नहीं मिला। और दूसरी बात हम बात करें, मड़वास में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा भी नहीं मिला। एक भी टेम्पो स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, इतनी चौकी है जबकि उसको थाना होना चाहिए। कई बार हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने भाषण के दौरान सारी बातों को कह के गए कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आज तक नहीं हुआ। लगभग 10 साल बीत गया। तो देखिए, अभी भी हमारा एक मिशन जो है, हमारा जो कार्य है जनता के हित का, वह बाकी है। और वह है तहसील, थाना, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, एक महाविद्यालय। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मड़वास को चाहिए। देखिए, ऐसे कार्य जो हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये जनता का अहम सहयोग है, जनता की अहम भूमिका है। ये सारी चीज़ जनता करती जा रही है और मुझे विश्वास है, मैं आपके इस बिहान संवाद के माध्यम से मैं जनता से अपील भी करता हूं, और जनता जानती भी है कि बहुत जल्दी अगर मड़वास क्षेत्र के विकास को लेकर के सोचा नहीं गया तो बहुत जल्द ही बहुत बड़े आंदोलन की तरफ भी बढ़ेगी। ऐसा मेरा विचार है और उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा निरंतर मड़वास क्षेत्र के लिए। तो क्या एक कथावाचक अब आंदोलनकारी भी होने वाला है? नहीं, देखिए, कथावाचक का मैं पहले भी आपसे बता दिया हूं कि कथावाचक समाज के लिए लड़ सकता है, समाज के विकास के लिए लड़ सकता है, समाज के उत्थान के लिए लड़ सकता है। कथावाचक का जीवन इतना नहीं है कि सिर्फ खाना और सोना है। समाज का उत्थान करना, समाज के लिए लड़ना ही कथावाचक का जीवन है। निचले कुचले स्तर के लोगों को उठाना, अनाथ असहाय लोगों को सहारा देना, सहयोग देना, ये वक्ता का जीवन है। ये कथा वक्ता को करना चाहिए। कथा वक्ता का जीवन में बार बार कहता हूं कि खाना और सोना नहीं है। आप एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं जो सीधी जिले के मड़वास उप तहसील की बात आप कर रहे हैं। उसमें मैं ऐसा आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आप एक उप तहसील को तहसील बनाने तक ही सीमित होंगे कि आपके इस उग्रता का या इस राजनीतिक सोच का या समझ का पूरे सीधी वासियों को या पूरे विंध्य वासियों को या पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा? देखिए, किसी भी कार्य की शुरुआत बहुत छोटे स्थिति से ही शुरू की जाती है। और मेरा जो मानना है वो किसी मड़वास का विकास नहीं, जो है मेरा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। और सबका साथ सबका विकास ही लेकर के संपूर्ण देश के, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए लड़ना मेरा परम कर्तव्य है। देखिए, मड़वास तक ही सीमित रहना मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि मेरी जो समिति है, मेरी जो सोसाइटी है, मेरा जो ट्रस्ट है, वो पूरे राष्ट्र लेवल में कार्य कर रहा है। और मड़वास कहीं ना कहीं मेरी जन्मभूमि होने के नाते मैं इस बात को काफ़ी दमदारी के साथ रख रहा हूँ कि वहाँ का विकास होना आवश्यक है। क्योंकि पहले जब हम अपने घर का विकास करेंगे तब तो क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, और जब क्षेत्र का विकास करेंगे तो धीरे धीरे करके हम अग्रसर भी होंगे, अग्रसर सीढ़ियों तक, अग्रसर पद तक जाएंगे। और जब हम अपने घर की स्थितियों को नहीं सुधार पाएंगे तो हम बाहर की स्थितियों को क्या सुधार पाएंगे? तो मेरा ये मानना है कि पहले अपने घर की स्थितियाँ हों, अच्छी बने, और जब हम घर से मजबूत होंगे तो हम जिला में भी मजबूत होंगे, और जब जिला से मजबूत होंगे, संभाग से मजबूत होकर के हम प्रांत से ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके हम पूरे प्रदेश देश तक मजबूत होते जाएंगे। पर हमें कार्य छोटे स्तर से शुरुआत करना होगा। मड़वास का कहने का मतलब मेरा ये कि मेरी जन्मभूमि है,
जबकि मैं जाता कम हूँ, रहता कम हूँ, पर वहाँ का विकास होना चाहिए। और लगभग मैं इस आपके बिहान संवाद के माध्यम से मैं जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूँ कि वहाँ के विकास के निमित्त मैं पूर्व में भी कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ, उनको इस विषय पर सोचना चाहिए और वो सोचें। मेरा विशेष आग्रह है, सोचें, नहीं इसका कहीं ना कहीं नुकसान भोगना पड़ेगा। सवाल तो बहुत सारे हैं, हम धर्म पे भी बहुत सारी बात कर सकते हैं, समाज पे बात कर सकते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शकों को जानना भी ज़रूरी है कि आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से, अपनी सोसाइटी जो आपकी है, जो पूरे देश में काम कर रही है, उसके माध्यम से आपका जो 5 ईयर प्लान है, 5 सालों का अगला विज़न, वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला तो मेरा जो विज़न है, मेरा जो उद्देश्य है, सबसे पहला मेरा उद्देश्य ये है, अनाथ बच्चों को सहारा देना, उनको शिक्षा देना, स्वास्थ्य की व्यवस्था उनके करना। दूसरा जो मेरा विज़न है वृद्धाश्रम का, वृद्धाश्रम में आज आप देखे हैं कि ऐसी स्थितियां बनी हैं कि कोई भी माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता, बेचारे माँ बाप गली गली डोल रहे हैं। जबकि उन बच्चों को सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने किस तरह से मुझे पाला है, किस तरह से मुझे संवारा है। तो दूसरा मेरा विजन जो है, जो दूसरा मेरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य है वृद्धों की सेवा करना, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनवाना, उनको व्यवस्थित रखना, उनकी सुंदर सुरक्षा व्यवस्था देना, उनको समय समय से भोजन देना, उनकी देखरेख करना। तीसरा जो मेरा मूल उद्देश्य है, क्योंकि देखिए आज शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा और संस्कार जब हमें मिलते हैं तो अगर हमारे जीवन में शिक्षा और संस्कार होता तो आज ऐसी स्थितियां देखने को ना मिलती जो आज माँ बाप गली गली घूम रहे हैं। तो मेरा मूल उद्देश्य जो है, गुरुकुल खोल करके बच्चों को शिक्षा और संस्कार से परिपक्व करना। शिक्षा संस्कार के साथ साथ वैदिक सनातन संस्कृति से लेकर के विज्ञान तक की शिक्षा। हमारे यहाँ का जो गुरुकुल का विद्यार्थी होगा, उस विद्यार्थी को हमने जो शिक्षा का आगे फ्यूचर प्लान बनाया है, हमारे यहाँ का विद्यार्थी जो है विज्ञान का भी ज्ञान रखेगा, वैदिक वेदों का भी ज्ञान रखेगा और कंप्यूटर का, आज की आधुनिकता की शिक्षा का भी ज्ञान रखेगा। तो मैं एक ऐसे मानव का निर्माण करना चाहता हूं जो एक महामानव बन करके और समाज का कल्याण करे, समाज का उत्थान करे और अपने माता पिता की सेवा करे, धर्म का प्रचार प्रसार करे। यही मेरा मूल उद्देश्य है अपने ट्रस्ट समिति और सोसाइटी को लेकर के। और आज से 5 साल 10 साल बाद एक अच्छे खासे रूप में निखर के आएगा, आप सबके बीच में आएगा। वहाँ से निकलने वाला हर एक बालक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसारक होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा और अधिक से अधिक समाज की सेवा करेगा और समाज के लिए लड़ेगा। ऐसा मेरा मूल उद्देश्य है। तो बहुत धन्यवाद आपका बिहान संवाद से जुड़ने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव मुहूर्त देव जी महाराज, जो विंध्य से निकल कर आते हैं। विंध्य के एक छोटे से कस्बे से आते हैं, मड़वास एक जगह है, वहाँ से आते हैं और देश विदेश तक धर्म के माध्यम से, समाज सुधार के माध्यम से, समाज कार्य के माध्यम से प्रचलित होते जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।